टुडे स्टार्ट एसिड बेस बफर। नेक्स्ट टॉपिक है। अब सबसे पहले आता है दिस टॉपिक कवर फॉलोइंग कंटेंट, डिफाइन एसिड बेस with example using different theories, neutralization reactions with examples, explain the limitation of Arrhenius theories, define buffers and buffer capacities, classification buffer with examples, and physical and chemical and properties, method of preparations, hydrochloric acid, boric acid, ammonium chloride, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अदर्स। ये जो हम जो है इस टॉपिक में कवर करेंगे। या द फॉलोइंग कंटेंट कवर इन एसिड बेस एंड बफर टॉपिक्स। दिस थ्योरी फर्स्ट स्टार्ट थ्योरीज। थ्योरीज में 4 थ्योरीज, एसिड बेस की जो थ्योरीज होती हैं 4 थ्योरीज। पहली होती हैं ट्रेडिशनल थ्योरी, अरेनियस थ्योरीज, ब्रोंस्टेड एंड लॉरेंस थ्योरीज और लैविस थ्योरी। ये 4 थ्योरीज एसिड बेस के लिए लागू होती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आती है ट्रेडिशनल थ्योरी या कॉन्सेप्ट एसिड। इसमें एसिड जो होता है, एसिड्स जो होते हैं दे आर सब्सटेंस होते हैं विच आर कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। अगर हम जो है लिटमस पेपर को चेक करते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो जब हम एसिड में टच करते हैं तो रेड हो जाता है। दे आर बेसिकली दिस नोन एज ट्रेडिशनल थ्योरी या कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड के नाम से कहते हैं। इसका पीएच जो होता है, एसिड का जो पीएच होता है लेस देन 7, लेस देन से नीचे रहेंगे वो एसिडिक पीएच कहलाता है। जो एसिड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये सैलाइन टेस्ट, कितने भी कोई भी एसिड होगा वो सैलाइन टेस्ट है। एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर फॉर्मेशन कर। अगर हम कोई भी एसिड को रिएक्ट करते हैं किसी बेस के साथ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, they are react with sodium hydroxide, so they are formation of sodium chloride and water। तो ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी बहुत ही सिंपल है। ये सब्सटेंस होते हैं, दे आर कन्वर्टेड टू ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस। इसका जो पीएच होता है लेस देन 7 होता है। दूसरा होता है इनका जो टेस्ट होता है वो सैलाइन। जितने भी एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होते हैं वो सैलाइन होते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है, ये जो जितने भी एसिड्स होते हैं ये कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, देयर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट फॉर्मेशन करते हैं और वाटर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे जो वेस होते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी होती है, जो वेस होते हैं देयर सब्सटेंस होते हैं, बट ये इसमें उल्टा अपोजिट है। अपोजिट मीन्स दे आर रेड लिटमस पेपर, दे आर कन्वर्ट इनटू ब्लू पेपर। अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक अल्कलाइन में डालते हैं तो दे आर कन्वर्टेड टू ब्लू। इसका जो पीएच होता है ज्यादा 7 से ज्यादा होता है, और 7 जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, मोर देन 7। इसका जो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट होता है। उसका सैलाइन होता है एसिड का, वेस जो है जितने भी वेस होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। अगर हम किसी वेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गई ट्रेडिशनल थ्योरी या कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। दे आर फर्स्ट थ्योरी बहुत ही सिंपल है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये उसमें एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है और बेस में अपोजिट हो जाता है, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। उसका पीएच लेस देन 7 होता है, उसका मोर देन 7 होता है। उसका एसिड जो होता है दे आर सैलाइन टेस्ट होते हैं, वेस्ट जितने भी होते हैं उनके विटर टेस्ट होते हैं। ये एसिड बेस कोई भी हो, दोनों रिएक्ट करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी थ्योरी होती है अरेनियस थ्योरी। एसिड बेस की थ्योरी होती है अरेनियस। अरेनियस थ्योरी ये 1884 में बाय सैल्वेंटे अरेनियस थ्योरी बनाई थी, जिसको हम आल्सो नोन एज अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। जो अरेनियस थ्योरी थी उसको हम या तो हम
आयोनाइजेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। दिस थ्योरी में एसिड बेस को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व के बेस पर इसको डिफाइन किया। आयन को फॉर्मेशन, जो आयन फॉर्मेशन हुआ कि वाटर जो होता है उसका डिसॉल्व हुआ, उसमें से आयन फॉर्मेशन हुआ, उसके बेस पर इसको डिफाइन किया। अरेनियस थ्योरी में जो एसिड थे, कोई भी एसिड होगा, ये एसिड क्या होते हैं, दे आर सब्सटेंस होते हैं, दे आर रिलीज हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। जितने भी एसिड होते हैं दे आर सब्सटेंस होते हैं, अगर हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। दीज आर बेसिकली एसिड बाय अरेनियस थ्योरी कहलाते हैं। इसमें सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व इन वाटर, अगर हम किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं जिसके कारण दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बनते हैं, दिस नोन एज एसिड कहलाता है बाय अरेनियस थ्योरी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने जब वाटर में डाला, दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन फॉर्मेशन बाय अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी ने फिर दूसरी वो थ्योरी डिफाइन की थी, दूसरी थी बेस। वो तो एसिड हुआ, एसिड में आपको बता दिया दे आर बेस डिसोसिएशन ऑफ आयंस को वेस्ट करता है, इसमें हाइड्रोजन आयन बने। जो बेस होते हैं, बेस जो होते हैं सब्सटेंस होते हैं, ये हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई बेस को रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व, कोई सब्सटेंस हुआ उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने से क्या हुआ, दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस किए। जैसे आपने देखा जो बेस हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे आर सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्सी आयन। हाइड्रोक्सी आयन इज द बेस। वहां पर एसिड में थे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसॉल्व किया तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करते बाय अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी में क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, दे आर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। अगर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। दिस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डेवलप की बाय द अरेनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी में क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस विच आर द हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सी आयन कंबाइंड टू फॉर्म अनआयोडाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं, जब दोनों हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन प्रोड्यूस करते हैं तो ये वाटर बना लेते हैं। दिया अनआयोडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है या फिर वाटर फॉर्मेशन होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया तो इसने क्या किया, सोडियम क्लोराइड बनाया है, वाटर बनाया। वाटर क्या हुआ, अनआयोडाइज्ड मॉलिक्यूल, दे आर वाटर मॉलिक्यूल, दे आर न्यूट्रल कंपाउंड हुआ। तो देखिए हाइड्रोजन अगर हम इंडिविजुअल करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन था इसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन क्लोराइड बनाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसने सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्सी आयन, इन्होंने दे आर कॉम्बिनेशन, दे आर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दिस नोन एज वाटर फॉर्मेशन हुआ। दे आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन कंबाइन टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और वाटर। या तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर वाटर फॉर्मेशन करेंगे। दिस नोन एज दे आर थ्योरी अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी के ना दे आर प्रोड्यूस की न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी। उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन की डिफाइन किया द प्रोसेस जो हाइड्रोजन आयन थे जो उन्होंने हाइड्रोक्सी आयन के साथ कंबाइन किया तो फॉर्मेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल या वाटर फॉर्मेशन किया। इसके बाद हुआ उसकी कुछ लिमिटेशन थी जो अरेनियस थ्योरी थी, उसकी लिमिटेशन ये थी वाटर इज एसेंशियल होता है। अगर हम अरेनियस थ्योरी को लागू करते हैं उसके लिए जरूरी होता है वाटर। दूसरा उसमें इसकी लिमिटेशन क्या थी, दे आर नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ नॉन एक्वस। जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं उसकी ना तो एसिडिटी को एक्सप्लेन कर पाता है ये अरेनियस थ्योरी, ना बेसिसिटी। तो दूसरी थ्योरी ये इसमें लिमिटेशन थी, अरेनियस थ्योरी में प्रॉब्लम थी कि जिसको हमने डिफाइन करा। तीसरी थ्योरी ये थी, उसमें लिमिटेशन थी जो अमोनिया है, अमोनिया में उसकी जो बेसिसिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरी जो एसिडिटी थी, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड
वेरियम क्लोराइड्स, उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि उसमें एसिड कितने बनेंगे, बेस कितने बनेंगे। तीसरी प्रॉब्लम जो आई थी, लिमिटेशन थी, तो एसिडिटी ऑक्साइड पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते एरियस थ्योरी के थ्रू। जो बेसिसिटी है, जो एस ब्लॉक कंपाउंड होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तीसरा जो नेक्स्ट जो लास्ट लिमिटेशन थी, उसको न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, किसके साथ, आउट एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट इज विद आउट एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट नहीं है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन नहीं करा पा रहे थे। तो ये उसकी लिमिटेशन थी, किसकी, अरेनियस थ्योरी की। अरेनियस थ्योरी जो थी उसकी लिमिटेशन थी कि हम ये चीजें नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट वन आई थी, उसके बाद आई थी थर्ड थ्योरी। थर्ड थ्योरी मीन लॉरिस ब्रोंस्टेड थ्योरी। लॉरिस ब्रोंस्टेड थ्योरी में क्या किया, जो प्रोटॉन थ्योरी उसको बोलते हैं, लॉरेंस ब्रोंस्टेड थ्योरी जो थी उसमें थी प्रोटॉन थ्योरी। प्रोटॉन थ्योरी का मतलब था प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। जो 1923 में पेरिस केमिस्ट जॉनसन, निकोलस ब्रोंस्टेड, इंग्लिश केमिस्ट थॉमसन, मार्टिन लॉरेंस प्रपोज, ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी, किसकी, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन में क्या किया, उन्होंने कहा जो एसिड होते हैं, एसिड सब्सटेंस होते हैं विच डोनेट द प्रोटॉन्स, जो एसिड होते हैं प्रोटीन को डोनेट करते हैं, बट जो बेस होते हैं वो प्रोटीन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटीन जो एसिड थे, उन्होंने जो थ्योरी दी, जो एसिड जो सब्सटेंस होते हैं वो डोनेट करते, किसको, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, बट जो बेस होते हैं, ब्रॉन्ज थ्योरी ने क्या कहा, जो वो बेस होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। वो डोनर है, वो एक्सेप्टेंस है, कोई दे रहा है और ये उससे ले रहे हैं, दोनों में डिफरेंस ये था कि वो गिवर गिवन थे, ये एक्सेप्टेंस थे। वो उन्होंने डोनेट किया, या तू ले जा, और उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये थ्योरी उन्होंने लॉरेंस ब्रोंस्टेड थ्योरी लागू हुई, जिसमें प्रोटॉन को बताया गया प्रोटॉन एसिड होते हैं प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे जैसे एसिड, कोई भी एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, कंजुगेशन बनाता है, तो वी आर कंजुगेटेड बेस एंड हाइड्रोनियम आइंस बना देते हैं। क्योंकि जो बेस थे, आपने जो थ्योरी बनाई थी, जो बेस थे उन्होंने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, उसमें से हाइड्रोजन आयन को ले लिया। जो बेस थे उन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो देयर जो कंजुगेटेड एसिड बना और हाइड्रोक्सी आयन बना। तो उन्होंने क्या किया, जो जो थ्योरी लागू की, जो एसिड जो थे इसके बेस को डिफाइन किया कि एसिड प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यह थ्योरी थी क्लोरी ब्रेस्टन थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी के नाम से जाना जाता था। तो ये जो तीसरी थ्योरी थी, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की गई, जिसमें टर्मिनोलॉजी थी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक जो कुछ डेफिनेशन दी थी, कंजुगेटेड बेस क्या होते हैं, कंजुगेटेड एसिड क्या होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने बनाया था, तो ये कंजुगेटेड एसिड बने, कंजुगेटेड बेस बने, तो ये क्या है क्या चीज़ वैसे। जैसे एम्फोटेरिक कुछ डेफिनेशन की जो टर्मिनोलॉजी यूज की थी हमने, द स्पेसीज दैट कैन एक्ट द एसिड और बेस वाटर इज एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक स्पेसीज कहलाते हैं। कंजुगेटेड बेस जो होते हैं, द स्पेसीज विच रिपेन आफ्टर एसिड डोनेट इट हाइड्रोजन, जो एसिड था डोनेट से हाइड्रोजन आयन बना था, दे आर नोन एज, उसको जो है कंजुगेटेड बेस करते हैं। कंजुगेटेड एसिड जो होते हैं स्पेसिफिक तो फॉर्मूला आफ्टर ए बेस एक्सेप्ट ए हाइड्रोजन आयन, जो बेस था उसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया, दिस नोन एज कंजुगेटेड एसिड। तो ये सम डेफिनेशन है जो हम लॉरेंस ब्रोंस्टेड थ्योरी में यूज करते हैं। लास्ट थ्योरी थी लेविस थ्योरी, एसिड बेस के लिए लास्ट थ्योरी थी। उन्होंने क्या, लेविस ने उन्होंने बताया था, जो लॉरी ब्रोंस्टेड ने बताया कि प्रोटॉन जो है एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट डोनेट करते हैं और वेस्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट थ्योरी आई लेविस थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेविस थ्योरी में क्या हुआ, 1923 में द साइंटिस्ट थे जीएन लेविस, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, केमिकल स्पेक्ट्रम ऑफ
केमिकल स्ट्रक्चर, उसका जो है एक केमिकल स्ट्रक्चर डिफाइन किया। जो एसिड होते हैं, एसिड इज द मॉलिक्यूल या आयंस दैट एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने दिखाया जो वाटर एसिड जो होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं या आयंस होते हैं, एसिड इज द मॉलिक्यूल होता है या आयंस होता है जो दैट एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दिस आर द एसिड कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन इन्होंने जो है H प्लस भी, जैसे अमोनिया, अमोनिया ने H प्लस किया, सोडियम, तो इन्होंने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। बॉस जो बेस थे उन्होंने क्या बोला, बेस इज द मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं जो डोनेट करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, डोनेट करते हैं। जो बेस थे वो डोनेट करते हैं, इसलिए उन पर माइनस माइनस आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी आयन, क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन। तो लेविस ने क्या कहा कि जो एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं, दे आर एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो बेस होते हैं मॉलिक्यूल आयन होते हैं बट डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में क्या हुआ था कि जो प्रोटॉन होते हैं एसिड होते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट डोनेट करते हैं, वेज जो है एक्सेप्ट करते हैं। लेविस ने क्या कहा, जो एसिड होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिड इज अ मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो बेस होते हैं दे आर मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। दे आर द बेसिकली दे आर डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस। इसके जो एग्जाम्पल थे लेविस के, वो थे बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो इसके एग्जाम्पल उन्होंने कोट किए, भैया लेविस में ये है। उसके बाद आया था बफर। अब एसिड हो गया, बफर एसिड बेस हो गया, अब आ गया बफर। बफर क्या होते हैं? बफर जो होते हैं इज द सॉल्यूशन दैट कैन बी रेजिस्ट द पीएच चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन से जो पीएच को चेंज करते हैं, दिस नोन एज बफर। बफर क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है दैट कैन बी रेजिस्ट द पीएच चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। जब आपको बफर जो है पीएच बना दिया जाता है तो उसमें आप एसिड डालो चाहे वो बेसिड डालो, उसमें कोई पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते। अगर आपने बफर पीएच 7 का बना दिया, अगर वो बन गया तो आप उसमें रेजिस्टेंट पावर होती है। अगर हम उसमें एसिड भी डालें या बेस डालें, पीएच वही रहेगा। It is able to neutralize small amount of added acid or base, thus maintain the pH solution relative stable। इसमें क्या होता है, अगर आपने बफर सॉल्यूशन pH 7 का बना दिया तो pH 7 में उसमें एसिड भी डाल लो या बेस डाल लो, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। दिस नोन एज बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ये क्या होता है? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोसेस या रिएक्शन दैट कैन रिक्वायर स्पेसिफिक एंड स्टेबल। और कहीं भी हमको पीएच एडजस्ट करना हो, जो पीएच यूज़ करना है उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, स्टेबल चाहिए, तो वहाँ पर उस प्रोसेस के लिए जरूरी होता है स्टेबल पीएच की। जैसे आपके कोई रिएक्शन की आपको 3 पीएच में चाहिए तो 3 पीएच के लिए आपको बफर सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। जो अगर बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर वह 3 पीएच सेट हो गया तो वो उसमें कितना भी एसिड डाल दो या बेस डाल दो वो पीएच कोई चेंज नहीं होता, वो पीएच वही एडजस्ट रहता है, उसको हम जो है चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिकली जो है बफर कहलाता है। दूसरा होता है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम जो होता है दूसरा, आपने देख लिया बफर को देख लिया, दूसरा होता है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है? बफर सिस्टम कैन बी मेड ऑफ वीक एसिड या इट्स साल्ट ऑफ और वीक बेस एंड इट्स साल्ट। जो बफर होता है, बफर सिस्टम का होता है या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा या उसका साल्ट होगा। आपने बफर देख लिया, बफर में क्या होता है? उसका पीएच कोई चेंज नहीं होता, किससे? अगर हम उसमें एसिड डालें या बेस डालें। बट जो बफर सिस्टम होता है, बफर सिस्टम का मतलब होता है दैट इट कैन बी मेड वीक एसिड या इसका साल्ट बनता है या वीक बेस एंड इट्स दिस इज नोन एज बफर सिस्टम। जैसे वीक एसिड बेस बफर, जैसे एसिटिक एसिड होता है, सोडियम एसिटेट होता है, ये होते हैं वीक एसिड बेस बफर। जैसे कॉमन वीक बेस बफर ये हो गया एसिड बेस बफर, वीक एसिड बेस बफर। अगर हम वीक बेस बफर देखते हैं, जैसे अमोनिया सॉल्यूशन है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये क्या करते हैं? ये वीक बेस बफर कहलाते हैं।
इनको बनाया जाता है इज मेड ऑफ अमोनिया। इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। दूसरे होते हैं, अगर आपको वीक एसिड बेस बफर बनाना है तो वहां पर हम जो है इस सोडियम एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट यूज करते हैं। दे आर बेसिकली बफर बनाने, बफर सिस्टम कहलाते हैं। पहला है इसमें क्या है कि जब हम वीक एसिड एंड या उसका साल्ट बनाते हैं या वीक बेस या उसका साल्ट बनाते हैं, दिस बफर सिस्टम कहलाते हैं। इनके एग्जाम जैसे वीक एसिड बेस बफर बनाने के लिए एसिटिक एसिड या सोडियम एसिटेट यूज करते हैं। जैसे कॉमन वीक बेस बफर बनाने के लिए मेड ऑफ अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। अब आती है डिफरेंट टाइप ऑफ बफर। बफर कितने तरह के हैं, बफर को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। हम कैसे कैसे कर सकते हैं, एक होता है केमिकल नेचर, उसकी केमिकल नेचर पर हम कर सकते हैं। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर कहते हैं जिसको एसिडिक बफर कहा जाता है। बेसिक डिफरेंट टाइप से जो है बफर को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर पर अगर हम जो है बफर को क्लासिफाई करते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और न्यूट्रल। अगर हम उसको यूज के अपने यूज के हिसाब से करें तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल बफर या फार्मास्यूटिकल बफर। फार्मास्यूटिकल बफर होता है जो हम कंपनियों में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूटिलाइज, एनालिटिकल जो एनालिसिस में हम जो है यूटिलाइज करते हैं। तीसरा टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। जैसे हमने आपको बफर बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर और बेसिस ऑफ यूज। केमिकल नेचर में हमने बताया था एसिड बफर, बेसिक बफर एंड न्यूट्रल बफर। दूसरे होते थे ऑन द बेसिस ऑफ यूज, एनालिटिकल बफर और फार्मास्यूटिकल बफर। जो बफर केमिकल नेचर बफर थे, एसिडिक बफर, ये क्या करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट। जैसे ये मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिक्सचर होता है जिसको हमें एसिडिक बफर कहते हैं। जो बेसिक बफर होते हैं, देयर बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, दिस नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। तीसरे थे न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर होते हैं, ये सिंगल सब्सटेंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है एज ए बफर की बफर। ये जैसे इसमें जो होते हैं अमोनियम एसिटेट, जैसे हमने बताया एसिडिक बफर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट होता है। जो बेसिक बफर होते हैं, या वीक बेस होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, जैसे मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। न्यूट्रल जो होते हैं उसमें सिंगल होता है, सिंगल सब्सटेंस है जो सो प्रॉपर्टी और बफर की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, जिसमें होता है अमोनियम एसिटेट। ये होती है न्यूट्रल बफर होती है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल बफर। अब आते हैं बफर्स। अब होती है बफर कैपेसिटी होती क्या है। बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी होती है द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर बाय 1 यूनिट। बफर कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड or strong base required to change the pH of 1 liter solution by 1 unit। एक यूनिट एक लीटर pH को चेंज करती है, दिस नोन है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर होता है 1 मोल्स, दिस नोन एज बफर कैपेसिटी कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड or strong base required to change the pH of 1 liter solution by 1 unit, this is known as buffer capacity कहलाती है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बफर सॉल्यूशन की, सबसे बड़ा होता है पीएच और बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। बफर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उसको पीएच एक बार एडजस्ट कर दिया जाता है वो कांस्टेंट रहता है। पीएच डू नॉट चेंज विद डाइल्यूशन। अगर हम एक बार पीएच सॉल्यूशन बना लिया, अगर इसको हम डाइल्यूट भी करते हैं, पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते। pH does not change even after addition of small quantity of acid या base। हम थोड़ा सा एसिड डाल दें या बेस डाल दें
उसमें पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उसका पीएच 3 है तो 3 रहेगा, उसमें चाहे एसिड डाल दें चाहे बेस डाल दें, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वाटर की प्रॉपर्टी होती है उसका पीएच कांस्टेंट रहता है। अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट करते हैं तो उसमें कोई पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते। तीसरी प्रॉपर्टी होती है देयर डज नॉट चेंज द इवन एडिशन। को अगर कोई एसिड डाल दे पाउडर में या वेस्ट डाल दे स्मॉल क्वांटिटी, तो दे आर नॉट डू नॉट चेंज एनी पीएच, कोई पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते। दिस इज द दिस नॉन ए प्रॉपर्टी ऑफ बफर की कहलाती है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ बफर की कहलाती है। आपको बताएं कांस्टेंट रहता है, डाइल्यूशन कर्व में कोई चेंज नहीं होता। तीसरा होता है इसमें कोई भी एसिड स्मॉल क्वांटिटी एसिड या बेस डालते हैं तो ये जो है कोई चेंजेस नहीं है। फैक्टर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बफर करने के लिए होता है केमिकल फैक्टर, एक होता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। अगर हम बफर सिलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके लिए टू फैक्टर यूटिलाइज किया जाता है। एक होता है केमिकल फैक्टर, एक होता है फार्मास्यूटिकल। केमिकल फैक्टर जो होता है बफर सिस्टम डज नॉट रिएक्ट विद अदर केमिकल इन प्रिपरेशन। अगर हम जो बफर सिलेक्ट करें तो ऐसा बफर सिलेक्ट करें जो केमिकल, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने वो जो सॉल्यूशन यूटिलाइज किया, अगर उसने उस केमिकल के साथ रिएक्शन कर ली तो दे आर नॉट यूजेबल। उस सबसे पहले ध्यान रखिए उसको सिलेक्शन करने के लिए फैक्टर है वो दे नॉट बी रिएक्ट विद अदर केमिकल इन द प्रिपरेशन। अगर कोई केमिकल प्रिपरेशन में बफर यूज कर रहे हैं उस प्रिपरेशन में उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी रीजनेबल केमिकल स्टेबिलिटी। ये जो है केमिकली स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल नहीं होगा अगर डिकम्पोज हो गया तो बेकार हो जाएगा। तो ये तो उसका पीएच स्टेबल रहना चाहिए, कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बफर कैपेसिटी डिपेंड करती है और एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ईच बफर कंपाउंड। जो उसकी जो बफर कैपेसिटी डिपेंड करती है एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ बफर ईच बफर कंपाउंड के ऊपर उसकी बफर कैपेसिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट मैंने आपको बता दें केमिकल फैक्टर में क्या होना चाहिए। सिलेक्शन हम बफर को करें, जब बफर का सिलेक्शन करने से पहले ये चेक कर लें कि वो किसी केमिकल के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, वो स्टेबल है कि नहीं। अगर हमने यूज़ किया और डिकम्पोज हो गया तो उसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तीसरा देयर जो बफर कैपेसिटी है डिपेंड करती है एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ईच बफर कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करती है। देयर केमिकल। दूसरा है फार्मास्यूटिकल बफर। जो फार्मास्यूटिकल बफर के ऊपर बेस करते हैं उसमें बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम बफर को सिलेक्ट करें तो फार्मास्यूटिकल मीन जो फॉर्मुलेशन जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम कैसे उसको सिलेक्ट करें। सबसे पहला है टॉक्सिसिटी ऑफ बफर। जो है जब हम बफर करें तो सम ऑफ बफर हैव बीन लिमिटेड यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिटी होती है। तो ये ध्यान रखिए कुछ ऐसे बफर होते हैं जो फार्मास्यूटिकल में यूज करते हैं तो पर वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। तो ये ध्यान रखिए वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अगर वो टॉक्सिक हो गया, पॉइजनस हो गया, तो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को खराब कर देंगे और आप जो है उसके डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्शन ऑफ प्रिपरेशन। बफर की एक और प्रॉब्लम आती है, उसको ध्यान रखें। बफर सिस्टम शुड नॉट बी इंटरेक्ट विद एक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन। जैसे आपने पैरासीटामोल सॉल्यूशन बनाया, उसका पीएच सेट करना है, तो पैरासीटामोल के साथ बफर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसके इंग्रेडिएंट हैं, उनके साथ कोई भी इंग्रेडिएंट के साथ अगर वो बफर रिएक्ट कर रहा है तो दीआर उसको डिकम्पोज कर देगा, उसका जो एक्शन है उसको ख़त्म कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस शुड बी नॉट बी इंटरेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन। कोई भी उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है प्रिपरेशन में, उस किसी इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तीसरा प्रॉपर्टी होती है कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैनी बफर होते हैं विच सपोर्ट द माइक्रो और माइक्रोबियल ग्रोथ as they are serve as a nutrient media for both. There is pH is neutrality. कुछ ऐसे माइक्रो होते हैं जो उस बफर पर उस पीएच पर जो है कंटामिनेट हो गया। तो ध्यान रखिए वो पीएच एडजस्ट नहीं करें जिस पर वो कंटामिनेट हो जाए।
तो ध्यान रखिए कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर कंटामिनेशन हो गया तो दे आर नॉट यूजेबल। तो ध्यान रखना कि कंटामिनेशन हो माइक्रो ऐसा कुछ ऐसे उन बफर्स को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बफर हम माइक्रोबियल ग्रोथ में यूटिलाइज करते हैं, उन बफर को हम जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूटिलाइज ना करें, क्योंकि दे आर न्यूट्रिएंट मीडिया में यूटिलाइज किए जाते हैं जो मोल्ड को ग्रोथ करने के लिए और पीएच न्यूट्रलिटी के लिए यूटिलाइज किया था। तो उन पीएच बफर्स को हमको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो आपको 3 फार्मास्यूटिकल फैक्टर बताए थे मैंने। टॉक्सिसिटी का ध्यान रखिए, कोई जो बफर में ध्यान रखिए कोई इफेक्ट ना फार्मास्यूटिकल एक्शन ऑफ प्रिपरेशन, कोई एक्टिव कॉन्स्टेंट होते हैं उनको इफेक्ट ना करें। तो बफर सिलेक्ट करने के लिए ध्यान रखिए कोई बफर फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट को परेशान ना करें, उनको रिएक्शन ना करें। तीसरा बताया था कंटामिनेशन ऑफ कंटामिनेटेड बाय माइक्रो, कोई वो पीएच बफर को यूटिलाइज नहीं करना जो न्यूट्रिएंट मीडिया में यूटिलाइज करते हैं, उनको हमको यूटिलाइज नहीं करना, अदरवाइज ये माइक्रोवेल ग्रोथ कर देते हैं। अब आता है रोल, बफर का रोल क्या है, बफर हमारे क्या वर्क करते हैं। वर्क बफर जो होते हैं फार्मास्यूटिकल, जो बफर आर इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पीएच कंडीशन और मेडिकेशन एक्टिव कंपाउंड मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड पीएच को एडजस्ट करने के लिए काम आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ मेनी कंपाउंड इज कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग द सुटेबल पीएच बनाते हैं, तो उससे कि हमको जरूरी होती है उसकी सॉलिडरी के लिए जरूरी होते हैं। दे आर कलर ऑफ मेनी कंपाउंड पीएच, जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे पीएच 7 पे ही कलर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ देने के लिए पीएच जरूरी होता है, कुछ ऐसे होते हैं पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए जरूरी होती है, प्रोवाइड पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए बफर जरूरी होता है। जैसे पेनिसिलिन है, प्रिपरेशन होती है स्टेबल होती है बाय द एडिशन ऑफ कार्बोनेट एडिशन से ही स्टेबल रहती है, अदरवाइज वो डिकम्पोज हो जाती है। साइट्रिक एसिड यूज किया जाता है स्टेबलाइजिंग मिल्क और मैग्नीशियम दे आर एंटासिड यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन होता है मिल्क और मैग्नीशियम, जो एज ए साइट्रिक एसिड इसलिए डालते हैं तो जो कंपाउंड है वो स्टेबल रहे, इसलिए उसमें जो मिल्क और मैग्नीशियम होता है, जो एंटासिड हम यूज करते हैं वहाँ पर हम ये यूज करते हैं, बफर का वो यूज करते हैं। तो ये बफर की कैपेसिटी होती है ये इसको कलर मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, पेशेंट कंफर्ट करना, बफर जो फार्मासी इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पीएच, जिससे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है स्टेबल रहे, उसको प्रोवाइड करना, सूटेबल पीएच प्रोवाइड करना, जो मैनी कंपाउंड होते हैं कंट्रोल बाय सूटेबल पीएच पे ही मेंटेन रहता है, अदरवाइज उसका पीएच चेंज कर दें तो दे आर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दे आर पे पॉसिबिलिटी होती है जिसको हम जो है